वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे किरण प्रकाश की का लेक्चर नंबर 18, यानी कि अब तक हम 17 लेक्चर पढ़ चुके हैं बच्चों। और बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अपवर्तनांक पर आधारित कुछ सवाल। इस लेक्चर में बात करेंगे बच्चों हम वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध और वास्तविक गहराई और आभासी गहराई पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, और बच्चों क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, और बच्चों पूर्णांतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। ठीक बच्चों, ये सारी टॉपिक हम इस पर बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। तो पहले बात करेंगे बच्चों, पहला डालेंगे हेडिंग आभासी गहराई, आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई में संबंध, तो बच्चों आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध, इसको हम बोलते हैं रिलेशन between two apparent height and real height। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा बहुत प्यारा सा हेडिंग है, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्या होता है, देखिए आपके यूपी बोर्ड के हिसाब से बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में सिर्फ संबंध आता है, इसकी स्थापना नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी में इसकी स्थापना भी दी गई है, अदर बोर्ड के लिए इसकी स्थापना भी है, बट यूपी बोर्ड के हिसाब से क्या बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका यानी आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में सिर्फ संबंध याद करना है आपको क्या होता है। तो बच्चों देखेंगे, तो जो आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में जो संबंध होता है यहां लिख देंगे अपवर्तनांक बराबर आभासी गहराई बट्टे वास्तविक गहराई, तो बच्चों अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है n बराबर h/h डैश। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम आभासी विस्थापन। बच्चों आभासी विस्थापन क्या होता है, आभासी विस्थापन बच्चों अगर हम आभासी विस्थापन की बात करें तो वास्तविक हाइट में से अगर हम आभासी हाइट घटा दें या वास्तविक गहराई में से हम आभासी गहराई घटा दें, सॉरी इसको हम हाइट नहीं बोलते, इसको हम डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ हम जहाँ हाइट लिख रहे हैं उसको डेप्थ कह सकते हैं। डेप्थ जो हेडिंग में है, गहराई को हम क्या कहते हैं, डेप्थ। ठीक बच्चों, तो ये आपका यानी क्या है, आभासी विस्थापन क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है h माइनस एच डैश, और ये आभासी विस्थापन बोलते हैं d बराबर h माइनस एच डैश। तो यहाँ से अगर हम h डैश का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, h/n आएगा। तो यहाँ से लिख देंगे h वर्ग माइनस h/n। तो जो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, h को ले लेंगे, और हमारा आभासी विस्थापन कितना आता है, 1 माइनस 1/n। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या आ जाएगा, आभासी विस्थापन। क्यों, चूंकि हम जानते हैं n बराबर हमारा होता है h/h डैश, और अगर h डैश का मान यहाँ से निकालते हैं तो h/n आता है बच्चों, और ये h डैश का मान यहाँ लगा दिया h/n, यहाँ से h को ले लेंगे बच्चों, तो हमारा क्या आएगा, आभासी विस्थापन आ जाएगा।
ठीक बच्चों, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। ठीक बच्चों, उतारिए। तो बच्चों अब बात करेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, यानी यहां हम पहला न्यूमेरिकल बात करेंगे। पहले सवाल की, एक सिक्का 10 की तली में स्थित है। एक काम करिए बच्चों, इस 10 की जगह टब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? टब की तली में स्थित है। टब की तली में स्थित है। टब की तली में स्थित है। टब में जल की गहराई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात करो। आभासी गहराई ज्ञात करो। तो बच्चों देखिए, इसमें दिया हुआ है एक सिक्का टब की तली में स्थित है। टब में जल की गहराई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात करो, यानी बच्चों में एच डैश निकालना है। और इसमें एक बात और दिया हुआ है, दिया है जल का अपवर्तनांक n बराबर 4/3। तो बच्चों यहाँ जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। तो हम लगा देंगे बच्चों फॉर्मूला, n बराबर आभासी गहराई बट्टे वास्तविक गहराई। ये होता है बच्चों, मान कौन से दिए हुए हैं हमारे इसमें? एच की वैल्यू दे रखी है, एच बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से लगा देंगे एन बराबर एच बट्टे एच डैश। तो यहां से एन का कितना है? 4/3। एच कितना बच्चों? 15 और एच डैश निकालना है। तो यहां से बच्चों कर लेंगे एच डैश बराबर 15 गुणा 3/4। जो और करेंगे तो एच डैश हमारा आएगा 45/4। तो जो एच डैश हमारा क्या आएगा? 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया आभासी गहराई। क्या आ गई? आभासी गहराई। यानी आभासी गहराई आ गई हमारी 11.25, 11.25। ठीक बच्चों, तो ये हमारा आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यानी अगला क्वेश्चन इसी पर आभासी गहराई और वास्तविक गहराई पर आधारित दूसरा सवाल। यानी कि हम कहेंगे एक क्वेश्चन नंबर 2, एक मछली उड़ते हुए पक्षी को देखती है जो कि पानी की सतह से
30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है तथा पक्षी भी मछली को देखता है जो कि पानी के 30 सेंटीमीटर नीचे है, 30 सेंटीमीटर नीचे है पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है। तब पानी की सतह से पक्षी की वास्तविक ऊंचाई तथा पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई ज्ञात करो। ठीक बच्चों, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है एक मछली उड़ते हुए पक्षी को देखती है जो कि पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, और तथा पक्षी भी मछली को देखता है जो कि पानी के 30 सेंटीमीटर नीचे है। पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3। जब पानी की सतह से तब पानी की सतह से पक्षी की वास्तविक ऊंचाई और पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई ज्ञात करो। ठीक बच्चों, तो पहली बात तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये लिख देंगे ANW। अपवर्तनांक दिया है कितना, 4/3। बच्चों एक बात बताइए, जब कोई पक्षी ऊपर से मछली को देखेगा पानी में, तो हमारी प्रकाश किरण कहाँ, वायु से किसमें आएगी, जल में। और जब मछली यानी देखेगी उसको, पक्षी को, तो बच्चों क्या होगा, वो जल से जाएगी वायु में। तो वहां में क्या लेना पड़ेगा, WNA। क्या लेना पड़ेगा, WNA। तो यहां हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला, पक्षी की वास्तविक ऊंचाई। तो बच्चों ये क्या होगा, देखो वास्तविक ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, WNA बराबर वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई। वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई। ठीक बच्चों, अब WNA को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, WNA क्यों आया ये बताइए। WNA इसलिए आया क्योंकि जब मछली पानी के भीतर से पक्षी को देखेगी तो प्रकाश किरण पानी से वायु में जाएगी, इसलिए क्या आएगा, WNA आएगा। ठीक है ना। अगर पक्षी देखेगा उसको, मछली को, तो ANW आएगा। ठीक है, इसलिए याद रखिए, पहले हम पक्षी की वास्तविक ऊंचाई निकाल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, मछली पक्षी को देखेगी, इसलिए यहाँ पर WNA आएगा। तो यहाँ हम लगा देंगे इसका WNA का मान लगाएंगे 1/ANW बराबर वास्तविक गहराई को H, वास्तविक ऊंचाई H निकालनी है, और H डैश का मान दे रखा है कितना दिया बच्चों, H डैश का मान दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है,
तो बच्चों ये कितना होगा, ये होगा 30। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से 1/a n लगा देंगे 4/3 और बराबर h/30। बच्चों ये पहुंच जाएगा और ऊपर 3/4 और बच्चों ये आपका h/30। और करेंगे 30 की 90, 90 बट्टे बच्चों 4। तो यहाँ से h निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 दूनी 8, अच्छा आपका 1, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20। तो बच्चों बच्चे की जो वास्तविक ऊंचाई क्या होगी, वो होगी 22.25। जो मछली को 30 सेंटीमीटर दिख रही है वो 30 सेंटीमीटर नहीं है, वो कितनी है, 22.5 रियल में। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है मछली की वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। तो बच्चों एक बात बताइए हमें, अब मछली की वास्तविक गहराई कैसे निकालेंगे, क्योंकि पक्षी तो देख रहा है मछली को, और जब पक्षी कहाँ उड़ रहा है, वायु में, और वायु से प्रकाश किरण किसमें आ रही है, जल में। तो यहाँ हम क्या लेंगे, ANW, क्या लेंगे, ANW। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ANW बराबर h/h डैश। बच्चों ANW कौन कितना है, 4/3। और बच्चों h का मान हमको निकालना है, h डैश कितना है, 30 है। तो बच्चों ये हमारा क्या आएगा, यहाँ से हम करेंगे h बराबर 30 चौका 120/3। बच्चों इससे काटेंगे तो कितना आएगा, h बराबर 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो मछली की जो गहराई है, मछली की जो वास्तविक गहराई है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। जो कि पक्षी को 30 सेंटीमीटर प्रतीत हो रही है, वो क्या है, वो 40 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की। ठीक है ना, आप बताइए इसको। तो बच्चों अब बात करेंगे हम क्रांतिक कोण की। तो बच्चों क्रांतिक कोण क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है और एक फिगर के द्वारा इसको हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होता है क्रांतिक कोण। तो यहां हम डालेंगे हेडिंग क्रांतिक कोण। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों क्या होता है क्रांतिक कोण, देखेंगे इसको एक फिगर के द्वारा, देखेंगे इसको। ये बच्चों ये मान लेंगे हम सघन माध्यम, ये मान लेंगे बच्चों हम विरल माध्यम, सघन माध्यम बच्चों, विरल माध्यम। ठीक बच्चों, अब एक प्रकाश किरण देखो ये आ रही है और ये आके ये ऐसे डायरेक्ट ऐसे जा रही है, ऐसे, यानी कि ये आ रही है क्या, ये इसको बोलते हैं हम IC, या इसको हम C बोल देते हैं, आप C कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है, ये क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण, इसलिए चलो इसको IC ही मेंशन कर देते हैं, IC। क्या है, IC। और बच्चों यहाँ पर ये क्या है, यहाँ एक प्रकार से यूं आई और यूं चली गई, तो यहाँ पर हमारा अपवर्तन कोण आज कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बच्चों आपको पता है ये आई क्या है, अपवर्तन कोण, और सी क्या, क्रांतिक कोण। तो यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है बच्चों। ठीक है ना, सिंपली कह सकते हैं एकदम कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों, इसको लिखते हैं क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, आपतन कोण है
जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है इसे आईसी या सी से व्यक्त करते हैं। देखो बच्चों, इसे आईसी या सी से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों एक बात इसमें देखते हैं। देखो यानी यहाँ हम लाएंगे, क्या लाएंगे, प्रकाश किरण किससे आ रही है, सघन से विरल में। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं सघन मान सकते हैं वाटर को, या इसको ये मान लीजिए कि ये आपका मान लो वायु मान लो, ये वाटर मान लो, कुछ ही मान लो, समथिंग एल्स। तो जो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से बच्चों क्या होता है स्नेल का नियम, कि जब हमारा यानी ये किसी 2 से 1 में आ रहा है ना बच्चों, ये आ रहा है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम क्या है 1 है, 2 से 1 में आ रही है प्रकाश किरण। तो ये क्या है 2n1 बराबर साइन आई का मतलब क्या है आईसी, और ये क्या साइन आर। तो यहां से बच्चों करेंगे 2n1 बराबर साइन आईसी बट्टे साइन 90। बच्चों आर कौन क्या 90 है, और बच्चों आप लोग जानते हो कि साइन 90 कौन कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो यहां से इसकी वैल्यू लगा देंगे 2n1 बराबर साइन आईसी बट्टे 1। तो बच्चों यहां से और करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा साइन आईसी बराबर 2n1। बच्चों हम साइन इसको 2n1 को हम कह सकते हैं 1/(1n2), और जो 1/(1n2) को हम और कह सकते हैं तो 1/n। बच्चों और हम कह देंगे तो आईसी बराबर साइन इनवर्स 1/n। तो ये आ गया हमारा, बच्चों ये हमारा आ गया, यानी ये हमारा क्रांतिक कोण निकल के आ गया। बच्चों क्या आ गया, क्रांतिक कोण निकल के आ गया। और एक क्वेश्चन और बनता है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, तो बच्चों आप डायरेक्ट कह देंगे कि क्रांतिक कोण आईसी बराबर साइन इनवर्स 1/n होता है। यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध भी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख देता हूं, यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक बच्चों, ठीक है, हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक बच्चों, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे इस पर आधारित सवाल की। ठीक बच्चों, उतारिए। तो बच्चों अभी हमने क्रांतिक कोण का टॉपिक पढ़ा, और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है वो ये पढ़ा। अब हम बात करेंगे बच्चों क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक पर आधारित सवाल की। ठीक है बच्चों, तो यानी बात करेंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ
का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक √2 है, √2 है, √2 है। इसके लिए क्रांतिक कोण की गणना करो। तो देखो बच्चों, एक पदार्थ का अपवर्तन क्या है, √2 है। इसके लिए क्रांतिक कोण की गणना करो बच्चों। यानी n का मान दिया है और IC का पूछा है, यानी कि हम ये मान छाट लेंगे। n बराबर दिया है √2, बच्चों IC क्या है इसने पूछा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला sin IC बराबर 1/n से। ये हमारा क्या है, ये सूत्र होगा, सूत्र sin IC बराबर 1/n से। तो बच्चों यहां से करेंगे sin IC बराबर 1/n कितना, 1/√2। तो बच्चों और कहेंगे sin IC बराबर ये 1/√2 बच्चों कितने मान होता है साइन की लाइन में, साइन की लाइन में 1/√2 बच्चों साइन 45 की वैल्यू होती है। कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू। तो यहाँ हम कर लेंगे साइन 45 45 डिग्री। बच्चों इससे काट देंगे, तुम्हारा IC क्या आएगा बच्चों 45, मतलब बच्चों हमारा क्रांतिक कोण क्या आएगा बच्चों 45। ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल की और बात करते हैं बच्चों। पहले आप इसको उतार लेंगे, ठीक है, पहले आप इसे उतार लीजिए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं इससे अगले न्यूमेरिकल की। ठीक है, उतारो। तो बच्चों अब बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 की, इसकी न्यूमेरिकल नंबर 2 यहाँ लिखिए कांच तथा पानी के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रम से 3/2 व 4/3 है, 4/3 है। कांच से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए यहाँ कांच से पानी में, यहाँ लिखेंगे कांच से पानी में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करो। ठीक बच्चों, देखो कांच तथा पानी के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रम से 3/2 व 4/3 है। कांच से पानी में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलो पहले हम इसका मान छाट लेंगे। मान दिया हुआ बच्चों ANG बराबर 3/2 और मान दिया बच्चों ANW बराबर 4/3। तो जो यहां से पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे WNG बच्चों क्या होगा, WNG ANG बट्टे ANW। तो यहां से आएगा बच्चों WNG बराबर ANG कितना है 3/2, ये कितना है 4/3। तो यहां से बच्चों और करेंगे तो हमारा आएगा WNG
WNG क्या आएगा 9/8। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये तो जल से कांच में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए बरतना गया है, जल से कांच में जाने की। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कांच से पानी में जाने वाली, तो यहां से हम इसे क्या करेंगे, यहाँ लगेंगे कांच से पानी में जाने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तनांक बच्चों ये क्या है, ये हमारा उल्टा हो जाएगा GNW बराबर 1/WNG। बच्चों इसको लाएंगे 1/9/8, तो ये हमारा बच्चों आएगा GNW 8/9। तो ये हमारा बच्चों अपवर्तनांक आ गया। अब निकालेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण बच्चों, क्रांतिक कोण बराबर sin IC बराबर 1/n। देखिए बच्चों, नहीं इससे कांच से पानी में जाने वाले के लिए कहा है, तो बच्चों हमको यानी एक्चुअली क्या है, हमको सीधा सीधा WNG का ही मान निकालना था। ये हमको ये नहीं करना है, हमको सीधे ही WNG का मान निकालना है, और WNG से हम डायरेक्ट इसको यानी अपवर्तनांक में कन्वर्ट कर देंगे कि कांच से पानी में, मतलब यानी इस पानी के सापेक्ष कांच का पूछा उसने, पानी के सापेक्ष कांच का पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहां से हम कह लेंगे sin IC बराबर 1/WNG। तो यहां से बच्चों हो जाएगा sin IC बराबर 1/WNG क्या आपका है 9/8। बच्चों और करेंगे इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 8/9। और यहां से बच्चों IC बराबर साइन इनवर्स 8/9। तो ये हमारा है बच्चों। उसने कांच का अपवर्तनांक पूछा पानी के सापेक्ष, तो WNG ही पानी के सापेक्ष होता है। हम थोड़ा सा गलत समझ गए थे इसको, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष पूछा उसने, तो यानी क्या आएगा WNG ही आएगा, और WNG निकालेंगे तो क्या आएगा sin IC 1/n, sin IC 1/WNG, और जब sin IC 1/9/8 8 पहुंच जाएगा बच्चों ऊपर, तो हमारा क्या आएगा sin IC बराबर 8/9, और IC आएगा बच्चों sin इनवर्स 8/9। तो ये हमारा क्या आ गया, क्रांतिक कोण आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों बहुत ही प्यारा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि हमारे जीवन की बहुत सारी घटनाएं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। जैसे कि जल में पड़ी नली का दरार का चमकना, या पर नली का चमकना, या फिर हम कह सकते हैं रेगिस्तान में मरीच का, ठंडे प्रदेशों में मरीच का, प्रकाशिक तंतु, हीरे का चमकना। बहुत सारी घटनाएं हैं बच्चों जो हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। तो पहले हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। ठीक बच्चों, तो यानी हम डालेंगे हेडिंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको बच्चों बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो बच्चों क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, ये पढ़ा था देखो, जैसे कि ये हमारा क्या है अवलंब है, और बच्चों ये हमारा क्या था, ये हमारा तो क्या था क्रांतिक कोण था, ये था, ये IC था। और जब क्रांतिक कोण IC था तो हमारा प्रकाश ये इधर आ रहा था। लेकिन अगर हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर क्या कर दें I ग्रेटर देन IC, क्या कर दें I ग्रेटर देन क्या कर दें IC। मतलब जो ये जो मान है ना I का,
तो हम क्या करते हैं, आई ग्रेटर देन आई सी, मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हम बड़ा कर दें, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं, इसको कहेंगे आई और यहाँ लिख देंगे आई ग्रेटर देन आई सी। तो बच्चों ये प्रकाश पर इधर नहीं आएगा, ये प्रकाश सीधे इधर लौटने लगेगा, इधर। ठीक है बच्चों, तो ये प्रकाश फिर सीधे इधर लौटने लगेगा, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों कुछ समझ में आया? देखो मैं बता रहा हूँ, जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से और आगे बढ़ाया जाए तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौटने लगता है। भाई ये कौन सा माध्यम था, ये माध्यम हमारा सघन था ना, सघन माध्यम। और बच्चों ये वाला कौन सा था, ये आपका था विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो आप बच्चों कह सकते हैं कि जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से और आगे बढ़ाया जाए तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौटने लगता है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां हम लिख देंगे इसको, जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और आगे बढ़ाया जाए तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौटने लगता है, प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक बच्चों, यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और आगे बढ़ाया जाए तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौटने लगता है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक बच्चों, अब बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। इसको बोलते हैं बच्चों एसेंशियल कंडीशन। condition for total internal reflection। बच्चों क्या है, ये है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हेडिंग है। तो बच्चों कौन कौन सी शर्तें होती हैं पहले जान लेंगे, कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक निम्न दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है
कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है बच्चों आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसे लिख देंगे नंबर फर्स्ट, प्रकाश किरण या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये हो गया। देखो, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों ये दोनों इसकी कंडीशंस थी। ठीक बच्चों, तो हम आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रखेंगे। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बच्चों ऐसे ही अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम आपको बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर्स लाते रहेंगे और हर टॉपिक को एक एक करके क्लियर करते रहेंगे, और सारे टॉपिकों पर हम न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करते रहेंगे बच्चों। ठीक है ना, आपके कोई भी न्यूमेरिकल्स, कोई भी डाउट्स नहीं छोड़ेंगे बच्चों। तो यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो बच्चों आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल EWSS को सब्सक्राइब करें। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।